हमारे लोकसभा की स्पीकर आदरणीय सुमित्रा जी, देश से सभी आए हुए सम्माननीय जनप्रतिनिधि भाई और बहनों, सबसे पहले मैं हमारे स्पीकर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे क्षेत्र में काम करते समय हमने किस प्रभावी रूप से कम रिसोर्सेस में कार्य करना चाहिए, इसकी विजन हम सबको होना अति आवश्यक है। और ये विजन हम सबको प्राप्त हो इसलिए जो अनुभवी है, एक्सपर्ट्स है, जिनकी सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, उन लोगों का मार्गदर्शन अगर आप सबके सामने होगा तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी और एक नई विजन भी काम करने की मिलेगी। मैं बहुत बार कहता हूँ कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैनॉट डोनेट विजन। आंखें दान करना आसान है, पर अप्रोप्रिएट विजन मिलाना बहुत कठिन है। और इसलिए आपके जीवन में आपको ये अनुभव होता होगा कि अनेक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, पर हम मानते हैं कि ये डॉक्टर जो इसका डायग्नोसिस बहुत परफेक्ट है। जैसे डिसीज़ के लिए परफेक्ट डायग्नोसिस आवश्यक है, वैसे समस्याओं को सुलझाने के लिए भी उसका निदान भी आवश्यक है। और आप जिस क्षेत्र से आए हैं, कुछ लोग शहरी क्षेत्र से है, कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र से है, कुछ लोगों का संबंध कृषि से ज़्यादा है, कुछ लोगों का अर्बन पॉपुलेशन के साथ ज़्यादा है। और इसलिए सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके ज़िले में और आपके क्षेत्र में जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है, उसके विकास के लिए, उसके विकास की जो संकल्पना आपके मन में है, वो पूरी करने के लिए आपको क्या करना है, इसका एक प्लानिंग, इसकी एक विजन, इसका एक प्रोग्राम आपके मन में आप जरूर तैयार करिए। और इससे आसानी से बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आज बहुत से काम ऐसे हैं जिसके लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता है, और बहुत से काम ऐसे हैं कि जिसके लिए रिसोर्सेज न होते हुए भी हम काम कर सकते हैं। जनता का सहभाग है, उससे हम कर सकते हैं। पर मैं सरकार में सभी जगह सभी मंत्री कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, काम करने की कमी है। क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति की इच्छा शक्ति अगर मजबूत होगी तो कोई भी काम हो सकता है। मेरे जीवन की एक बहुत अच्छी घटना मुझे बहुत याद आती है, जिसने मुझे प्रेरणा दी। मैं महाराष्ट्र में 95-2000 में मंत्री था, और उस समय मुझे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई, ये वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मिला। तो मुझे 5 करोड़ रुपए उस समय सरकार में दिए थे, और मैं पूना में गया था, और उस समय मुंबई पुणे हाईवे का करीब 3600 करोड़ का टेंडर, उस समय की बात करो, आज का 40,000 करोड़ का होगा, वो रिलायंस का टेंडर आया था, और मैंने वो टेंडर रिजेक्ट किया। तो काफ़ी नाराज़ हुए थे लोग कि जब लोएस्ट आया है तो आपने रिजेक्ट क्यों किया। तो उस समय मैं पुणे पहुंचा और तय किया कि ये जो प्रोजेक्ट है, एक सरकारी कारपोरेशन तैयार करके हम बनाएंगे। बहुत से लोग मेरे साथ सहमत नहीं थे, वो कहते थे ये नहीं होगा। और जब मैं इसी समय पुणे में गया था तो मीट द प्रेस प्रोग्राम में मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितना समय लगेगा। तो मैंने उनको कहा 2.5 साल लगेंगे। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो मैंने कहा 5 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा प्रोजेक्ट तो 3600 करोड़ का था, आपने रिजेक्ट कर दिया, आप 5 करोड़ आपके पास है, आप कितने रुपए में बनाओगे। तो मैंने कहा 2000 करोड़ में। तो मीडिया में जो बैठे हुए लोग थे वो हंसने लगे, और उनने मुझे कहा कि आप नेता क्या समझते हैं, आपने आना और कुछ भी बोलना और हमने छापना, ये आपकी अपेक्षा है क्या। तो मैंने कहा मेरी अपेक्षा ऐसी तो नहीं है। तो बोले आपके पास क्या है। तो एक नेचुरल मूड में मेरे मुंह से वाक्य निकल गया
और मैंने कहा कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। तो माई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल मेरी ताकत है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे पैसे लोगों ने दिए, बॉन्ड्स में खड़े हुए, ओवर सब्सक्राइब हुए, और 1650 करोड़ में 2000 करोड़ का सेविंग होकर 2.5 साल में हाईवे पूरा हुआ जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बना। इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जिन टेक्नोलॉजी और नॉलेज का तो कोई कमी नहीं है। मैं इंजीनियर नहीं हूं ना मैं चार्टर अकाउंटेंट हूं। लोगों में गलत फहमी बहुत से कि मुझे नहीं समझता सिविल इंजीनियरिंग का, पर लिम्का बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में कंक्रीट का काम मेरे नाम से लिखा गया। इसका कारण मैं काम जोर में करने में विश्वास रखता हूं, मुझे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा नहीं समझता। सो एसेट इज स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, और इसलिए आपके पास ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल अगर होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे क्षेत्र में मुझे ये करना है। तो पहली बात है कि आप इस स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल को अपनाइए कि मुझे ये कार्यक्रम है, ये मेरी विजन है, और 5 साल में मुझे ये करके दिखाना है। तो मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। हमारी जो समस्या है उसमें आज गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी हमारी समस्या है। जो समस्या जो है इसका कारण हमारा देश धनवान है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। जब देश धनवान है तो जनता गरीब क्यों है? इसका कारण ये है कि हमारी आर्थिक नीतियाँ, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस एंड विजनलेस लीडरशिप। मैं कोई राजनीतिक रेफरेंस में ये नहीं बोल रहा हूँ, ये सबके लिए लागू है। और इसलिए आज हमें हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में हम जो 5 साल में, 10 साल में, 25 साल में जो कुछ करने वाले हैं उसकी एप्रोप्रिएट विजन, उसकी कमिटमेंट, उसका प्लान हमारे पास तैयार है कि नहीं है। और कुछ भी हो सकता है। और इसलिए ये प्लान, अगर मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में ये प्लान तैयार किया और मैं लगातार काम करते रहा हूँ, तो धीरे धीरे मेरे ध्यान में है कि जो मैंने सोचा वो पूरे काम हो गए। मेरे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से नागपुर बड़ा शहर है, बहुत लोग आते थे, तो नागपुर में मेट्रो हुई, अभी काफ़ी बड़ा काम चल रहा है। तो नागपुर के जोड़कर जो सैटेलाइट शहर थे वो मुझे कह रहे थे कि हमको, हमारे लिए नहीं मेट्रो, तो लोग क्या जा नहीं सकती। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि ये जो ब्रॉडगेज है, दिल्ली से मद्रास और मुंबई से कलकत्ता की लाइन है, इसके ऊपर मेट्रो क्यों नहीं चलाई जा सकती। तो मैंने हमारे मेट्रो के प्रमुख को बुलाया और मैंने बोला मेरी कल्पना ऐसी है कि हम लोग ब्रॉडगेज के 4-4 डब्बे तैयार करें, लोकल इलेक्ट्रिक ट्रेन के, आधा डब्बा किसानों के सामान के लिए रखें, और फिश होंगी, सब्जी होंगी, वेजिटेबल्स होंगे, हमारे यहाँ रामटेक, काटोल, वर्धा, भंडारा, ये जो सैटेलाइट सिटी है हमारे बाजू की, उसको हम जोड़ दें और उसको 4 जगह मेट्रो जुड़ती है, तो वो अपना मटेरियल उठाकर उसमें चले जाएंगे और जा पाएंगे। तो बोले सर ये हो सकता है। फिर और डिटेल में गया तो फिर ध्यान में आया कि ये 100 किलोमीटर के स्पीड से जाती है और पैसेंजर ट्रेन 40 किलोमीटर की स्पीड से जाती है। तो फिर रेलवे के अधिकारियों में मैंने प्रस्ताव तैयार किया, और प्रस्ताव तैयार करने के बाद मैं रेलवे मंत्री जी के पास आया और मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी रेल को मुझे यूज़ करने दो। तो बोले उसमें क्या बड़ी बात है। मैंने बोला इसमें आपका फ़ायदा है। बोले क्या? मैंने बोला हमारी ये 10-12 पैसेंजर ट्रेन जो आती है 40 किलोमीटर बंद कर दो आप, तो आपका लॉस कम हो जाएगा। तो बोले बहुत ही अच्छा है। बोले आप क्या करेंगे? मैंने बोला हम मेट्रो से नई ट्रेन शुरू करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन, एयर कंडीशन, और मैं 100 किलोमीटर की ट्रेन को जोड़कर छोटे स्टेशन पर आएगी, मेट्रो से जुड़ेगी, और ब्रॉडगेज पर मैं मेट्रो चलाना चाहता हूँ। बोले हमने परमिशन दी। अब हमारी मेट्रो 25 करोड़ के 4 डब्बे की एक ट्रेन, ऐसे 10 ट्रेन खरीद रही है, और अगले 3-4 महीने में ब्रॉडगेज पर मेट्रो शुरू हो रही है। हर 1 घंटे में गाड़ी होगी और गांव के लोग शहर में आएंगे, किसान आएंगे, सब आएंगे। सबके विकास के लिए एक नया साधन केवल 250 करोड़ रुपए में हो गया। यानी मेट्रो की पर किलोमीटर कॉस्ट 350 किलोमीटर है, और ये 250 करोड़ में ये पूरे इतने सब 10 मेट्रो आकर हम ये पूरा जोड़ पाएंगे। मेरा कहना यही है कि उपाय होता है। एक हमने एक
आप कभी नागपुर आइए तो ज़रूर आइए। हमने एक हॉल बनाया है, ऑडिटोरियम बनाया है, और वो ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 2200 है, एयर कंडीशन है। अब जब ये हॉल बन गया तो मेयर और कमिश्नर मेरे पास आए और उनने मुझे कहा कि ये हॉल का किराया क्या रखना है। मैंने कहा 5000 रुपये। तो कमिश्नर एकदम ऐसे देखने लगे, बोले सर एक कार्यक्रम एयर कंडीशन 3 घंटे का करने के लिए बिजली का खर्चा 20,000 रुपये है, और ये 5,000 रुपये देंगे तो घाटा हो जाएगा, ये कैसे होगा। मैंने बोला फिर 20,000 रुपये में गरीब लोग कहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे, कहाँ कवि सम्मेलन होंगे, कहाँ नाटक होंगे, कौन इतना पैसा देगा, फिर किस लिए बनाया हमने। पर बोले संभव नहीं है। बोला संभव है। बोले कैसा। बोला मैं बताता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री नागपुर के थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमको पैसे दीजिए। हमने पूरे हॉल के ऊपर सोलर लगा दिया। अब सोलर पैनल लगाने से 80 कार्यक्रमों की बिजली हमको मुफ्त मिल गई। फिर नीचे में एक रेस्टोरेंट दिया, 600 लोगों का कैपेसिटी का अच्छा रेस्टोरेंट किराए से देंगे। और फिर हमारे यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में 200 इलेक्ट्रिक टैक्सी चलती है, 20 चार्जिंग स्टेशन है, और अभी 1000 इलेक्ट्रिक टैक्सी शुरू करनी है, तो चार्जिंग स्टेशन चाहिए था। तो मैंने कहा 2 करोड़ रुपए कलेक्टर में एक विशेष स्कीम में मिल सकते हैं, वो दे सकते हैं। कलेक्टर बोले मैं देता हूँ। मैंने बोला 600 गाड़ियों का फास्ट चार्जिंग स्टेशन नीचे करा दो, और ये गाड़ियाँ चार्ज होगी तो 200 रुपये 300 रुपये चार्जिंग मिलेगा। ये इनकम, रेस्टोरेंट का इनकम और सोलर की बिजली, इसको कॉम्पेंसेट करके 20,000 के बजाय 5,000 रुपये में हॉल देंगे। तो फिर उन्हें हिसाब किया, बोले संभव है। फिर हमारे कमिश्नर ने कहा सर प्रॉब्लम एक ऐसा है कि हमको बिजली बेचने का अधिकार नहीं है। अब फिर प्रश्न आया कि अगर हम चार्जिंग स्टेशन करेंगे तो बिजली बेचने का अधिकार नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल सही है, पर हमको पार्किंग का चार्ज लेने का अधिकार है ना। तो रात का चार्जिंग करा दो 200 रुपये, और रात को चार्जिंग के लिए तो आप बिजली चला लो। अभी वो काम भी पूरा हुआ, तो 20,000 रुपये का ये 5,000 रुपये में हॉल मिलना शुरू हुआ। अभी यहाँ मैं आया था, बुल्ढाना के विधायक आए हैं यहाँ शायद, हाँ ये है। तो ये मैं रोड बना रहा हूँ महाराष्ट्र में, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पानी की, और पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि अगर ग्रामीण हिंदुस्तान की समस्या अगर कोई है तो पानी की समस्या है। तो हमने ये तय किया कि ये करते करते मेरे मन में था कि हम जब रोड बनाते तो हमको मिट्टी लगती, एग्रीगेट लगता, सैंड लगती, ड्रेजिंग करना पड़ता है, सैंड लगती है, और वाटर कंजर्वेशन करना है। तो हमारे कलेक्टर ने, परसों मैं वहाँ गया था, हमने बड़ा कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री और मैं थे। ये जो रोड के बीच में 17 नाले और नदी आ रही थी, और हमने उनको, महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन दी कि पूरी रेत निकालने के लिए, मिट्टी निकालने के लिए उनको अधिकार दिया। अब पानी की समस्या जिले में बहुत ज़्यादा है, और जब यहाँ ये पूरा मटेरियल बाहर निकलेगा, रोड पे जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर के खर्चे से जाएगा, और उससे रोड के लिए मटेरियल मिल जाएगा, और वाटर कंजर्वेशन का काम फुकट में हो जाएगा। 25 गांव के टैंकर, पीने के पानी के टैंकर बंद हो जाएंगे फुकट, आम के आम गुठली के दाम, कोई यानी एक पैसा खर्चा नहीं। फिर उसमें मैंने जोड़ दिया कि जिस खेत में लेक बनाना है वो किसान अगर तैयार है तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर फुकट में तालाब बना देगा। कंडीशन इतनी है कि उसकी मिट्टी रोड के काम के लिए फुकट में दे दें, वो भी हो गया। तो एक रोड पर 17 नदी नाले पुनरुज्जीवित हुए, और अनेक जगह पर तालाब बने, और जहाँ जो एमएलए बता रहे हैं कि 25 गांवों के पानी से, टैंकर से, मार्च अप्रैल मई में पानी टैंकर से देना पड़ता था, उस गांव में पानी हो गया, वाटर लेवल बढ़ेगी और पानी की समस्या सुलझाई जाएगी। खर्चा 0 पैसा, कुछ नहीं पैसा खर्चा हुआ। यानी आज पानी का ऐसा विषय है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को, जमीन को पीने के लिए लगाओ। ये एक बात अगर हमने की तो चित्र बदल जाता है। और मैं खुद काम करता हूँ। हमारे क्षेत्र में 10-12 आदिवासी गांव थे। मैं पहली बार गया तामसवाड़ा करके, वर्धा जिले में, तो वहाँ लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं थे। एक 9 किलोमीटर का चेक डैम हमने बनाया, और चेक डैम बनाकर उसमें, उस गांव में पीने के पानी की जो कुआं थी 1 घंटा चलती थी, कुएं में पानी नहीं रहता था। एक चेक डैम 9 किलोमीटर का बना,
और उसमें जो पानी आया उससे उस गांव में पीने का पानी का जो कुआं है वो 24 घंटे चलता है। 2-2, 3-3 क्रॉप लेने लगे। जिस गांव में एक भी मोटरसाइकिल नहीं थी वहाँ 17 मोटरसाइकिल आई, 4 4 व्हीलर आई, और गांव का तरीका बदल गया, लोगों के कपड़े बदल गए, लोगों का चेहरा बदल गया। जी टीवी ने इसके ऊपर फिल्म की थी, केवल पानी के कारण चित्र बदल गया। आपको तो इतना छोटा सा काम है कि ये जो सीमेंट की और फर्टिलाइजर की बैग्स है, इसमें रेत भर के उसको सिलाकर आपके नदी और नाले में एक दीवार टेम्पररी तैयार करके 1 साल का भी पानी आपने अड़ा दिया तो भी पानी का प्रॉब्लम आपके आसपास के गांव का सॉल्व हो सकता है। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। हमारे यहाँ जितनी बरसात आती है उसमें 15 से 20% पानी लेक में जाता है, तालाब में जाता है, डैम में जाता है। 15 से 20% पानी का कंजर्वेशन होता है और 60 से 70% पानी समुद्र में बह जाता है। उसकी कोई चर्चा नहीं करता। भारत और पाकिस्तान 2 देश हुए तो पाकिस्तान को 3 नदियाँ मिली। अब मैं इस खाते का मंत्री हूँ इसलिए बाद में मेरे ध्यान में आया, 3 नदियाँ हमको मिली। और हमारे अधिकार का पानी, भारत के अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है। और हमारे यहाँ पंजाब और हरियाणा दोनों एक दूसरे से एक एक बूंद के लिए ऐसा झगड़ा कर रहे हैं कि 2 स्टेट एक दूसरे की तरफ देखते नहीं, इतनी झगड़ा तेजी में है। पर एक भी अखबार वाला, एक भी पत्रकार और एक भी लोकप्रतिनिधि का ये पत्र मुझे अभी तक नहीं मिला कि जो हिंदुस्तान के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा है वो आप रोको और वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को लाने की कुछ कोशिश करो। ये पत्र मुझे नहीं मिला। ये हो सकता है। अभी आप में से कुछ आंध्र प्रदेश में होंगे, गोदावरी है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु पानी नहीं है, विवाद बड़े चरम सीमा पर है। पानी की कमी नहीं है। 3000 टीएमसी पानी हमारा समुद्र में जा रहा है गोदावरी का। यानी आप ये पानी की समस्या को भाई आप लोग समझो, हिमालयन वैली से निकलती हुई नदियों का एक भाग है और नॉन हिमालयन वैली जो है वहाँ से निकलती हुई नदियों का दूसरा भाग है। हिमालयन वैली से जो नदियाँ निकलती वहाँ पानी पानी है, बाढ़ है, लोगों का नुकसान हो रहा है। हम पानी का कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मपुत्र के आगे देखो कितना नुकसान होता है, हर साल लाखों करोड़ का नुकसान होता है। और ये एक तरफ तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इसमें एक एक बूंद के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, रिवर कनेक्टिविटी की योजना आई, 30 योजनाएं थी, 8 लाख करोड़ की। तो मैंने सोचा कि ये योजना में प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि मुझे ध्यान में आया कि मैं जब आंध्र प्रदेश गया, पोलावरम डैम वो हम ही बना रहे 60,000 करोड़ का, और मैंने कहा कि ये 2019 के पहले हम इसको पूरा करेंगे। वॉर फुटिंग पर काम शुरू है। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल गोदावरी का बैक वाटर पंपिंग करके उनने कैनाल में लिया और 210 किलोमीटर का वो 2 कैनाल तैयार करके वो पानी कृष्णा में लाया। और कृष्णा में लाया इतना ही किया, केवल 150 टीएमसी पानी। तो मुझे चंद्रबाबू नायडू जी ने बताया कि हमारे राज्य के किसानों का इनकम 10,000 करोड़ से बढ़ा, 10,000 करोड़ से। तो मैं मन में सोच रहा था कि ये एक इतना सा 150 टीएमसी पानी अगर आया तो 10,000 करोड़ बढ़ गए। अगर हम 700-800 टीएमसी पानी बचाएंगे और वो अगर किसानों के खेत के लिए पहुंचाएंगे तो देश का 1 लाख करोड़ किसान को मिलेंगे, 1 लाख करोड़। अब हमने 2 स्कीम्स तैयार की और वो स्कीम्स तैयार की। एक ये तेलंगाना और महाराष्ट्र के सीमा पर गढ़चिरोली जिले के पास एक कालेश्वरम धरण है और कालेश्वरम से इंद्रावती नदी आती है छत्तीसगढ़ से। वो पूरा फॉरेस्ट है, वहाँ कोई धरण नहीं बन सकता। अब ये इंद्रावती नदी का पानी गोदावरी में आता है। तो हमने एक योजना बनाई कि वहीं से हम लोग पाइप से, बड़े बड़े पाइप से पानी निकालेंगे, 2 डैम में जोड़कर तमिलनाडु में कावेरी के टेल एंड पर ले जाएंगे। ये करीब 40-50 हज़ार करोड़ की योजना बनी। और दूसरी योजना बनाई, वो पोलावरम का बैक वाटर जो है वो पानी हम लोग कृष्णा में लेंगे, कृष्णा का पेनार में लेंगे और पेनार का फिर कावेरी को जोड़ेंगे। तो करीब 750 टीएमसी पानी हम कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना को अगर देंगे तो रायलसीमा जो आंध्र प्रदेश की है वो और तमिलनाडु का और कर्नाटक का पानी की समस्या ही सॉल्व होगी। पानी का ना झगड़ा रहेगा ना समस्या रहेगी।
अब 2 प्रोजेक्ट जब आए तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि ये आप भी आपके यहाँ आपको ऐसे अनुभव आएंगे। एक आंध्र प्रदेश के रेड्डी नाम के इंजीनियर अमेरिका में काम करते हैं। वो प्रधानमंत्री जी को मिले और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है जो पाइप से पानी ले जाते हैं, इसको पाइप की थिकनेस कम करके आप बचा सकते हैं पैसा। तो मुझे मिले तो मैंने कहा कि आप मुझे प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, तो टेक्निकल लोग नहीं थे, और फिर मैंने स्टडी किया और फिर मैंने हमारे इंजीनियर को पूछा कि ये कह रहे हैं ये सिंपल टेक्नोलॉजी है जो हमारे ध्यान में आती है। हमारे यहाँ देखो पानी भरने का एक ड्रम होता है, अगर वो शीट अगर ऐसी रही तो हमको जाड़ी शीट लगती है, पर उसी शीट को हम नालियाँ करते हैं बीच में ऐसे वैसे, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यही प्रिंसिपल था और उन्होंने इसी पर प्रेजेंट दिया। तो मुझे ध्यान में आया तो मैंने दोनों कंसल्टेंट को बुलाया जो ये 1 लाख करोड़ के 2 प्रोजेक्ट हुए थे। मैंने उनको कहा कि ये पाइप अगर ये जो कह रहे हैं ऐसे हमने यूज़ किए तो अपने कितने पैसे बचेंगे। उन्होंने कहा 12,000 करोड़ बचेंगे। केवल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से 12,000 करोड़ बचेंगे, 12,000 करोड़। और पिछले 2 साल में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने कहा हम कैनॉल नहीं बनाएंगे, लैंड एक्वायर नहीं करेंगे, हम जमीन के अंदर से पाइपलाइन लेके पानी लेके जाएंगे और वहाँ से ड्रिप से उसका उपयोग करेंगे। केवल लैंड एक्विजिशन के पैसे बच गए और पानी भी जमीन के अंदर नहीं जाता, और इसके कारण अभी तक 2 साल में हमारे 6,000 करोड़ बचे हैं, 6,000 करोड़। यानी आप समझ लीजिए कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च हर जगह पर आप जब करते हो तो उसका फायदा होता है। अभी सम्माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे थे 8 दिन पहले ताई और मैं, हम लोग एक कार्यक्रम में थे। एक पत्रकार ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, वेल्थ टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ। और इतना मुझे वेस्ट टू वेल्थ में कभी कभी लगता है ये तो फुकट में है। मैं कभी कभी कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कचरे के लिए झगड़ा होना चाहिए, कचरे में वैल्यू क्रिएट करो, और कचरे में अगर वैल्यू क्रिएट हुई तो लोग कचरे के लिए झगड़ा करेंगे। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैं मंत्री हूँ, भारत सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है कि डांबर का जो रास्ता है, टार का रास्ता है डांबर का, उसमें 8% प्लास्टिक आप डाल सकते हो। मैंने निकाला, मैं कोशिश करता हूँ, मैं तो कंक्रीट रोड बना रहा हूँ, कोई उपयोग में नहीं लाता। अब वेस्ट प्लास्टिक का रेट है 8 रुपये किलो और डांबर का रेट है 40 से 45 रुपये किलो। अगर आपने एक स्कीम चलाई कि महिला बचत गट जो होती है कि भाई आप प्लास्टिक इकट्ठा करो और आपका प्लास्टिक हम 25 रुपये किलो से खरीदी करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको 30 रुपये किलो से सप्लाई करेंगे, तो भी उसके 15 रुपये किलो बच गए, और 8% डांबर के बजाय गांव का पूरा प्लास्टिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्लास्टिक डांबर में जाएगा, इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और ये महिला जो होगी फिर प्लास्टिक में वैल्यू क्रिएट होगी तो दिखेगा प्लास्टिक, जेब में डालेंगे, घर जाके स्टोर करेंगे, क्योंकि उसमें वैल्यू क्रिएट हुई। ये इतनी बड़ी वेस्ट की ये है। मैं बहुत बार बताता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। हमारे शहर में हमने 4 साल पहले जो टॉयलेट का पानी था वो हमने 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि टॉयलेट का पानी बेचा जा सकता है। 18 करोड़ महाराष्ट्र सरकार खरीदती है, रिसाइकलिंग करके वो कोराडी और खापरखेड़ा के पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और अभी 10 दिन पहले हमने एग्रीमेंट नया किया और पानी दे रहे, और हमको साल के म्यूनिसिपल कारपोरेशन कितने मिलेंगे पता है आपको? 78 करोड़। केवल टॉयलेट का पानी बेचकर हमको 78 करोड़ मिल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि नो वन इज वेस्ट, यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। चाहे कोई इंसान भी वेस्ट नहीं है, चाहे कोई मटेरियल भी वेस्ट नहीं है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट लीडरशिप अगर होगी तो कचरे से भी सोना बन सकता है। अभी मैं आपको अनुरोध करूंगा, यहाँ उत्तर प्रदेश के बहुत से, बिहार के, झारखंड के विधायक होंगे। अभी एक पानी जो हमने निकाला, ये पानी से अभी हम मीथेन निकाल रहे हैं नागपुर में, और मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG निकालकर 50 से 55 बसेस उस पर चला रहे हैं। पोल्यूशन फ्री, कॉस्ट इफेक्टिव इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। अब ये गंगा के किनारे पर मैं 125 बायोडाइजेस्टर बना रहा हूँ, और ये यमुना पे बना रहा हूँ, ये दिल्ली में है, पानीपत से शुरू है। 40 उपनदी और नाले हैं जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं। 189 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, 25,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, 100% हम पैसा खर्चा कर रहे हैं।
अब मेरी योजना ये है कि जिसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि गंगा के किनारे पर जो विधायक वो सामने आए, वो जो बायोडाइजेस्टर से पानी शुद्ध होगा, तो मैं पावर मंत्री जी के पास गया। मैंने कहा आप मेरे गंगा के लिए मुझे आपका एक सहयोग चाहिए कि गंगा के किनारे पर टोटल 24 पावर प्रोजेक्ट है, बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, ये सभी गंगा के किनारे पर है। तो आप उसमें मेरा पानी आप पावर जनरेशन के लिए यूज़ करो। गंगा का सीवेज वाटर मैं अच्छा करके आपको देता हूँ। ये पाइपलाइन से पहुँचा तो एक आध पैसा शायद बिजली महंगी होगी, पर शायद सस्ता भी हो सकता है। जब मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा 12 प्रोजेक्ट हमारे चालू है, मैं पानी लेने के लिए तैयार हूँ, हमारा अभी एग्रीमेंट होगा। उन्होंने ऑर्डर भी निकाला है और ये पूरा गंदा पानी मैं जो गंगा का शुद्ध करके उनको बेचूंगा, उससे पैसे मिलेंगे। फिर मैं रेलवे मिनिस्ट्री के पास गया, मतलब आपकी जो गंगा के किनारे पर रेलवे स्टेशन है, जो गाड़ियाँ जाती हो धोते हो, तो गाड़ी धोने के लिए हमारा पानी यूज़ करो, आप खरीद लो तो उससे पैसे मिलेंगे। अब वो पानी को हम बेचेंगे, उसके बाद उसी पानी से मीथेन निकालकर CO2 अलग करके, वो CO2 से भी आइस क्यूब बनती है। आज बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जो ड्रिंक्स लेते हैं तो जो आइस क्यूब होती है वो इससे बनते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए कि ये जो बायो CNG है, इससे बसेस चलेगी, ट्रक चलेगी, ये सब बातें संभव है। तो गंगा ये हमारे लिए वरदान बन सकती है, हमारे रोजगार का साधन बन सकती है। अभी मैं परसों टुटीकोरिन गया था तमिलनाडु में, और मैं सोच रहा था कि इतना धूप थी, पानी नहीं है, सब लोग अस्वस्थ हो रहे थे। तो मैंने कुछ इंजीनियर्स को बुलाया था, और अब ये नई कल्पना ऐसी मेरे मन में आउट ऑफ बॉक्स बातें बहुत आती हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये जो चेन्नई में आप पीने का पानी दे रहे हैं, जिसका डिसैलिनेशन कर रहे हैं, ये कॉस्ट कितनी आती है? तो उन्होंने कहा सर अब टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो गई है। बहुत खिंचातानी करके उन्होंने मुझे कहा कि 5 पैसे पर लीटर अच्छा शुद्ध स्वच्छ जल मिल सकता है। अब मैंने कहा इसको समुद्र में हम अगर सोलर एनर्जी पर अगर ये सिस्टम चलाएंगे तो बोले और पैसे कम हो सकते हैं। अब मैं स्टडी कर रहा हूँ कि डैम बनाकर बरसात का पानी रोककर वो पानी पीने के लिए देने के बजाय और खेती के लिए देने के बजाय जो 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा है, वहाँ सोलर से पानी तैयार करना, पानी डिसैलिनेशन करना, और वो पानी पीने के लिए और खेती के लिए अगर यूज़ किया जाए तो क्या वो पानी अपने को पुरा सकता है क्या? अभी उसका रिसर्च शुरू किया है। अगर ये किया तो बंगाल से लेकर, उड़ीसा से लेकर, तमिलनाडु से लेकर हम कर्नाटक के पार्ट में अनेक जगह पर पीने के पानी का समुद्र में डिसैलिनेशन करके कर सकते हैं। और इसलिए ऐसी अनेक बातें जो टेक्नोलॉजी के कारण बदली हुई, जिससे आपके क्षेत्र का जीवन सुसही हो सकता है। अभी एक कचरे के बारे में, मेरे घर पे यहाँ एक मशीन है, तो मैं रोज़ सुबह देखता था कि जो पत्तियाँ गिरती थी उसको जला देते थे। तो एक छोटा मशीन है, तो मैं रोज़ उसमें वो सब पिट्टिया वाले ट्रक वालों को कहा कि मेरे घर पे ला के दो, और उसका बायो फर्टिलाइजर तैयार होता है। और आपको ताज्जुब होगा, हमारे महात्मा गांधी जी जो कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में हम बहुत प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे गिरिराज सिंह मंत्री है, मैं उनके विभाग में एक वर्धा में एक इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट, मैं वहाँ गया था, और उनने मुझे एक बॉटल भेज दी, उसमें एमिनो एसिड था। तो मैंने उनको कहा कि ये एमिनो एसिड जो है ये क्या है? ये बोले प्लांट बूस्टर है। वो लाकर मैंने हमारे खेती पे, मेरी पत्नी ने यूज़ किया, इतना कि 25-30% ग्रोथ मिल गई। तो मुझे लगा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनका फ़ायदा होगा, ये तो बहुत सस्ता सोल्यूशन है। तो मुझे लगा इसमें राजनीति भी होगी कि नागपुर में जो हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर वाले हैं, उनके 50 रुपये किलो में अगर बाल खरीदी करूँगा तो उनको भी ज़रा अच्छा लगेगा कि वो फेंक देते थे। तो मुझे लगा कि नागपुर में मुझे 500-600 टन बाल मिल जाएगी, क्योंकि मुझे कल्पना ही नहीं थी कि बाल इतने हेयर कटिंग सैलून है, इतने ब्यूटी पार्लर है। सबको मैंने इकट्ठा किया और मैंने कहा मैं 50 रुपये किलो से बाल खरीदी करूँगा, आप मुझे बाल दो। 1 महीने के बाद बाल मिले तो 50 किलो ही निकले। तब मेरे ध्यान में आया कि बाल इतने हल्के होते हैं कि इतने नहीं मिलते। अब आपको ताज्जुब होगा, मैं 5 ट्रक बाल तिरुपति से खरीदता हूँ और वो पूरा एमिनो एसिड बनता है। फिर एक राज्यसभा में एक MP है अभी, डॉक्टर विकास महात्मा, उनको पद्मश्री मिली है, वो जो भेड़ बकरी का उस कम्युनिटी से है। तो मैंने कहा डॉक्टर तू फालतू काम मत कर, तुम ये भेड़ बकरी के बाल काटने का काम शुरू कर। तो उन्होंने चालू किया, तो उन्होंने अभी मुझे 3 टन बाल ला के दिए बकरियों के काट के। तो गांव के लड़के उतने होशियार है कि उन्होंने कुत्ते के बाल, बैलों के बाल, भैंसों के बाल काटना शुरू किया, उससे भी एमिनो एसिड बनता है।
आपको ताज्जुब होगा, 900 रुपये की बॉटल हमने 300 रुपये में दी। धंधा नहीं करना था। अब इतना मार्केट में पॉपुलर हुआ कि पिछले मार्च में हमको 3.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ। अब वो एमिनो एसिड जो था उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बना रहे, उसकी लेबॉर्ट्री तैयार की, और वो करते करते हमारे यहाँ ऐसे आप जैसे तरुण लोग काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो बायो फर्टिलाइजर हम तैयार करें प्रेस मड से, प्रेस मड और स्पेंट वॉश जो शुगर मिल में आता है, इसमें एमिनो एसिड डालो, इसकी NPK वैल्यू बढ़ेगी। तो उन्होंने एमिनो एसिड बना के वो खाद अच्छा तैयार किया। तो किसी को तो भी ध्यान में है कि दुबई के सरकार को ये खाद चाहिए, तो उसने भी 1 किलो बैग को ठप्पा मार के सर्टिफिकेट दे के बेच दिया, पता भी नहीं किसी को। दुबई के सरकार का लेटर आया कि आपका खाद अप्रूव हुआ। बाद में पता लगा कि सबसे अच्छा वही खाद था, और 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। और अभी बाल कम पड़ रहे हैं, अभी वो पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी 90 कंटेनर चले गए, पर बाल कम है। तो अभी मैं कहता हूँ बच्चों को कोमड़ी के लाओ, और कोई कुत्ते के लाओ, बकरी के लाओ, भैंसों के लाओ, बाल चाओ। तो वो तिरुपति से पूरे बाल लेके उसका नहीं। दिस इज, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है, आपके पास दिमाग है, आपके पास विजन है, आपके पास आउट ऑफ बॉक्स विचार करने की ताकत है, तो पैसे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। आप यू कैन मेक मिरेकल्स। मैं मेरे विभाग में अभी तक 8.5 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूँ। लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो फाइनेंस ज़्यादा समझते, बोलते हैं इनका बजट 71,000 करोड़ का, 3 साल में मिलके 2-2.5 करोड़ या 8.5 लाख करोड़ कहाँ से लाया इसने। अच्छा, मैं भी ऊपर में बोलता हूँ मेरी एक बार डायरी में लिख लेना, नहीं हुई तो मुझे सवाल पूछना। और जो बोलते हो सब हो रहे, रोड फटाफट हो रहे, पूरे हो रहे। तो लोग मुझे पूछते पैसा कहाँ से लाते हो। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 10 दिन पहले हमने हमारे 9 प्रोजेक्ट को मोनेटाइज किया, और इसकी कीमत थी 6,000 करोड़, और वर्ल्ड कंपटीशन हुई। और आपको ताज्जुब होगा कि हमने जब प्रोजेक्ट में टेंडर खोला तो हमको 6,000 करोड़ के बजाय 10,000 करोड़ मिले, 10,000 करोड़। मैं हमारी कोचिन शिपयार्ड करके कंपनी है, उसके लिए पैसा खड़ा करना था। मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जा रहा था। मेरे सेक्रेटरी इनकम टैक्स कमिश्नर है, उन्होंने कहा सर टुडे इज़ नॉट ए गुड डे। व्हाट द प्रॉब्लम? बोले इंडेक्स 300 पॉइंट नीचे गया। मतलब फिर क्या होगा? बोले आज अपना बॉन्ड कोई लेगा नहीं, आज नहीं जाएंगे, कैंसिल कर। बोले ये ऐसा नहीं है, एक बार जो हुआ सो हुआ, जाना है अपने को। मैं गया, पर मैं डर गया था। जब स्टॉक एक्सचेंज गया तो सब नीचे मेरा स्वागत हुआ, और वो जो बुल था वहाँ, उसके साथ मेरा फोटो निकाला, उसके सींग पकड़ के। मेरे मन में संशय था कि ये बुल तो आज ठोकने वाला है हमको। मैं ऊपर गया, और 10 बजे मैंने बेल बजाई, 10 बजे, और 10 बजे बेल बजाई, और 10:36 पर हमें 1,600 करोड़ चाहिए थे, हमें मिले 1,26,000 करोड़, 76 टाइम ओवर सब्सक्राइब। और ऊपर से नीचे चाय पानी के समय में जब स्टॉक एक्सचेंज के लोगों के साथ, मैं थोड़ा फैमिली, क्योंकि मैं जब महाराष्ट्र में मैंने पैसे खड़े किए थे, तो वहाँ नाम बिकता है। अब मैं सरकारी हूँ, मुझे तो कोई, पर मेरा नाम कैपिटल मार्केट में बिक सकता है, ये मुझे मालूम है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? मतलब 10 लाख करोड़। बोले हमारा स्टॉक एक्सचेंज, आप आओ, उतना पैसा देने के लिए तैयार है। पैसे की कोई कमी नहीं है, और पैसे इतने हैं, काम करने वालों की कमी है, जल्दी काम करने वालों की कमी है, आत्मविश्वास से पॉजिटिव काम करने वालों की कमी है सिस्टम में, पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए आज हमारे देश में इनोवेटिव अप्रोच में जाएंगे। पैसा खूब बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे पोर्ट है, हमारे बजट 800 करोड़ का है। पहले साल हमको 3,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 4,000, तीसरे साल 5,000, अब 7,000 करोड़ इस साल होगा। वो पैसा हमने किया। अभी देखो, छोटी सी बात है कि हमारा एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT करके पोर्ट है, चेयरमैन इनकम टैक्स कमिश्नर, उसने 3,000 करोड़ लोन लिया पनवेल से JNPT 8 लेन कॉन्क्रो, अभी पूरा हो रहा है, लगभग काम पूरा होने की स्थिति में है। तो उन्होंने लोन लिया ICICI बैंक से। तो मैंने उनको पूछा क्या इंटरेस्ट से लिया? तो बोले 11%। तब की बात है, 1-1.5 साल पहले। मैंने कहा 11% क्यों लिया? जब आपके पास 500 करोड़ टर्नओवर डॉलर में है तो डॉलर में लोन लो। बोले डॉलर में कौन पैसे देगा?
मैंने तुरंत उठाकर आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन चंदा कोचर को फ़ोन किया कि आपने 3,000 करोड़ लोन सैंक्शन किया है रुपीज़ में, क्या आप इसको डॉलर में ट्रांसफ़र कर सकती है? बोले कर सकती हूँ। बोला इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बोले लाइबोर प्लस 2%। अब जब वापस आया मैंने एक सुना तो मैंने कहा वो लाइबोर प्लस 2% ज़्यादा हो रहा है, तुम एक काम करो टेंडर निकालो, सबको कहो कि हमको 3,000 करोड़ डॉलर में लोन लेना है, देखो क्या होता है। जब हमने टेंडर निकाला तो स्टेट बैंक कैपिटल और डीबीएस बैंक सिंगापुर का टेंडर आया 2% ब्याज से 3,000 करोड़ मिले, 2% ब्याज से। हेजिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डॉलर में वापस कर सकते हैं। तो 11% के बजाय 2% मिल गए तो हमारा आईआरआर सुधर गया। प्रोजेक्ट प्रॉफिट अभी मैं मनमाड़ से इंदौर रेलवे लाइन बना रहा हूँ, ताई इंदौर से है, रेलवे के पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा तुम पैसे मत दो, तुम मुझे परमिशन दो, मैं बना लेता हूँ। तो रेलवे ने प्लान बनाया 8,000 करोड़ का। फिर मैंने बैठकर उसको कहा कि वो बोला अभी बनाइए 6,000 करोड़ का। अब वो होने के बाद वो बोला पैसे कहाँ से? बोला 10% सरकार देगी, 20% जेएनपीटी देंगी। स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ ऊपर कर दिए, बोला हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब ठीक है मैं तुमको कमाई करके दूंगा, 6,000 करोड़ की रेलवे लाइन बनाऊंगा, उसका जीएसटी आपको मिलेगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। अब एक काम करो कि इसमें जो सरकारी ज़मीन है वो मुझे फुकट में दे दो, उसका पैसा चार्ज मत करो। उनने मान्य किया। अब मैं 6,000 करोड़ की रेलवे लाइन बना रहा हूँ और उसमें देवास और इंदौर से 47,000 कंटेनर रोज जेएनपीटी जाते हैं। और अहमदाबाद टू मुंबई ये ट्रैफिक जाम है, 8-8 दिन ट्रेन रुक जाती है। अब सब ट्रेन इधर से जाएगी और उधर से ये बैकवर्ड एरिया डेवलप हो जाएगा। देखिए इतने होशियार लोग हैं हमारे देश में। दिल्ली से मुंबई ये हम एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात सोच रहे हैं, नया। अब ये एक्सप्रेस हाईवे नया बनाना है, कितना खर्चा लगेगा? 60-70 हज़ार करोड़ रुपए लगेंगे। तो मैंने मेरे साथ एक आईआईटी इंजीनियर काम करता है, बड़ा होशियार है, वो बहुत ही अच्छे सजेशन देता है। उसने एक दिन मुझे कहा सर एक वे आउट है। बोले क्या? बोले दिल्ली से जयपुर तो आप बना रहे रहो एक्सप्रेस हाईवे, वो भी हम लोग ऐसे एरिया से जा रहे हो अनडेवलप एरिया से। जो रिंग रोड फंसा था राजस्थान का 3 साल से, एक मीटिंग में बैठकर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। 1 साल में बनेगा, अगले बार मैं इनॉग्रेशन को जाऊंगा। तो रिंग रोड भी बन रहा है। तो मैंने कहा रिंग रोड के पास से हम लोग, मुझे थोड़ा जागरूक ही मालूम नहीं, अलवर से सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से वडोदरा, और वडोदरा तो मुंबई 44,000 करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे ऑलरेडी हम बना रहे हैं। तो मैंने कहा 8 लेन 10 लेन बड़ा हाईवे बनाएंगे। अब इसमें कहाँ हमारा इकोनॉमिक्स फायदे में, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम डेवलप एरिया से जाते तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 5 से 7 करोड़ रुपए पर किलोमीटर थी। हमने पूरा बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, जहाँ कुछ इंडस्ट्री ने, ऐसा पूरा एरिया लिया और रोड के उसका विकास भी होगा। तो हमारा लैंड एक्विजिशन का रेट 50 से 60 लाख रुपए पर किलोमीटर आया, यानी 7 करोड़ के बजाय 60 लाख। तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट कम हो गई और दिल्ली से मुंबई हम 10 घंटे में ले जाएंगे आपको, 10 घंटे में, और बड़ा रोड बन जाएगा, सस्ता हो जाएगा, वायबल हो जाएगा। इसलिए आज आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी समस्या है, बड़ी बड़ी समस्या है, उसको सुलझाने के लिए आप जब इनोवेटिव तरीके से सोचेंगे और पैसे के मॉडल को तैयार करेंगे ऐसा, तो उसमें प्रॉब्लम, सरकार के पास पैसे की कमी है। कोई भी पार्टी की सरकार आए, हमारी हालत ऐसी है कि सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी है, जितना चाहिए उतनी नहीं है। और इसलिए हम लोग इनोवेटिव मॉडल में जाएंगे और इसमें काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री। मैं आखिर में आप सबको आग्रह करूंगा कि एक चीज़ आप जरूर करिए। हमारे देश में हम लोग 7 लाख करोड़ का ये पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे देश का किसान तैयार कर सकता है। ये दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, इसका कारण जो राइस स्ट्रॉ है, परली जो जलाते, इसके कारण हो रहा है। अब हमने निर्णय किया है, पेट्रोलियम मंत्री जी ने, अब वो कन्विंस हो गए। मैंने कहा क्यों 70-70 हज़ार करोड़ की रिफाइनरी डालते हो, ये किसानों को तैयार करो। और अभी फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल यानी मोलाइसिस टू इथेनॉल बनता है। सेकंड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और बाम्बू, पूरे नॉर्थ ईस्ट पर बाम्बू बढ़ा हुआ है, उससे इथेनॉल बनता है। और थर्ड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉर्न, राइस कट, इससे बनता है। अब भारत सरकार ये पॉलिसी बनाई, कैबिनेट के पास आई है। अब इससे एक नया रिवोल्यूशन हो रहा है।
अब गेहूं और चावल लगाकर किसानों की तस्वीर नहीं बदल सकती। 1 टन राइस स्ट्रॉ से, परली से 280 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। और मैं कोई भी चीज़ प्रूफ के सिवा बात नहीं करता। मैंने उस दिन नीतीश कुमार मेरे घर पर आए थे, उस दिन बजाज ने एक बाइक, एक ऑटो रिक्शा, एक इलेक्ट्रिक ऑटो मेरे घर पे लाई थी। 100% बायो इथेनॉल पर बाइक चलती है, ऑटो रिक्शा चलता है, और मेरे शहर में 55 एयर कंडीशन बसेस चलती है, ग्रीन बसेस, जो ये किसानों के तैयार की हुई, बाम्बू से बनेगा, ये राइस स्ट्रॉ से बनेगा। और ये निर्णय भारत सरकार ने किया है। और अमेरिका, ब्राज़ील और कनाडा में ये है कि एक ही पेट्रोल, यही टोयोटो, होंडा, फोर्ड, BMW, यही गाड़ियाँ हैं वहाँ, उसमें लिखा है फ्लेक्स इंजन। उसमें आप 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा इथेनॉल, बायो CNG, बायो डीजल, मिथेनॉल, इसी पर एक बार कभी बैठेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हमारे देश के गांवों की हालत ही बदल देगा। जो बगास निकलता है उससे भी इथेनॉल बनता है। अब इसके कारण पूरे कम से कम देश में 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है और 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सकता है। और उसके 2 लाख करोड़ का भी इंपोर्ट हमने कम किया, तो ये इंपोर्ट कम करके ये पूरा पैसा देश के किसानों के पास जाएगा और देश की रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी बदल जाएगी। और ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उतनी पूरी सिद्ध हुई। और मैं मंत्री हूँ इसके नियम मैंने तैयार किए, सब टेक्निकली, साइंटिफिकली सब ठीक कर दिया है। और आपके यहाँ ये आपने ऐसे इनिशिएटिव लिए तो आपके क्षेत्र में हजारों युवाओं को काम मिलेगा। अब इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के बजाय हमारे किसानों ने तैयार किए हुए फ्यूल पर, वो भी पोल्यूशन कम करता है, कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनियस। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपये, 1 लीटर डीजल की कीमत 60 रुपये और 1 लीटर इथेनॉल की कीमत 42 रुपये। पर कैलोरिक वैल्यू कम है तो इक्विवेलेंट टू आएगी 47 रुपीज़। और उतनी ही बिजली पे कार चलाओगे तो कीमत है 10 रुपये। क्यों हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं हमारे देश में इसको हम तैयार करें? ये उससे भी अच्छा फ्यूल है। और अब भारत सरकार में हमने इसको गति दी है। आपके कचरे से, आपके बायोमास से, आप अगर ये काम जोरों में, आपके पास बांस है, अब बांस का कितना उपयोग है। मैंने 3 शर्ट बांस के बनाए हुए प्रधानमंत्री को दिए, 70% बांस, 30% कॉटन। इतने सुंदर शर्ट है कि आपने जितने कपड़े पहने उससे फाइन शर्ट है। जर्सी बनी है, बांस से आचार बनता है। हाँ, तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो नए नए इनिशिएटिव है, जो आपके क्षेत्र में है, उस इनिशिएटिव का उपयोग करके वहाँ के विकास को अगर उस योजना में आप लाएंगे तो आपके यहाँ की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर हो सकती है। और उसकी लीडरशिप, आपके रीजन की प्लस एंड माइनस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, इसको लेकर आप एक विजन बनाकर ये काम करेंगे तो आपके क्षेत्र की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी भी दूर होगी। हमारे राज्य भी आगे जाएगा, देश भी आगे जाएगा और आपको अच्छा काम करने का समाधान मिलेगा। ये इनोवेटिव नई सोच लेकर, आउट ऑफ बॉक्स सोचकर और गरीब को केंद्र बिंदु मानकर नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, जिसमें कम रिसोर्स से ये कैसा हो सकता है, इसको सोचकर आप जरूर काम करिए। यही आपको सबको मेरी शुभकामना है। नमस्कार।